जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हर एक वीडियो में कवर कराता हूँ। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर के लिए आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा और उसके साथ आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√μ0 into ε0 का मात्रक है। तो इसका आपका मात्रक क्या होगा? अब आपको देखिए यहाँ पर पता होता है जो ये पूरी वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है? तो यह प्रकाश के चाल के बराबर होती है, ठीक है, प्रकाश के चाल के बराबर होती है। अब प्रकाश की जो चाल होती है c, उसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति कूलम है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या आपका फैराडे या मीटर प्रति सेकंड। तो इसका देखिए जो प्रकाश की चाल होती है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो यहाँ पर इसका आपका जो मात्रक हो जाएगा वह आपका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य कौन सी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसका जो है आंसर देना है। तो परावैगनी तरंगे, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश तरंगे या रेडियो तरंगे, है ना। तो सबसे अधिक आवृत्ति की कौन सी होती है? तो इसमें होती है आपकी गामा किरणें, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा गामा किरणें, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग होगी, तरंग दैर्घ्य, वह आपकी होगी गामा किरण की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर, ठीक है, संपर्क में क्या है रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको आप लोग पहले जोड़ेंगे दोनों को, और फिर आपको जब जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर देखिए जुड़ेगा तो 2 डायोप्टर बचेगा, और उसमें 100 में से आपको जो है इसको जो है मतलब डिवाइड करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसको जो है मतलब जो क्षमता है इसको 100 में से डिवाइड करा देंगे तो आपको 50 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर 50 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है या होती है ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, या वृत्तीकरण के कारण, या अपवर्तन के कारण। तो देखिए जो प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है वह किसके कारण होती है? तो ये दोस्तों आपकी होती है ध्रुवण के कारण, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ध्रुवण, ये राइट हो जाएगा। तो प्रकाश तरंगों की जो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है वो होती है ध्रुवण के कारण, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा है तो कितनी होती है? -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0, या आपका प्लस का 13.6, या आपका 6.8, है ना। तो यहां पर आपका क्या होता है? तो -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा, है ना, इसका हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपका जो लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी हो गया, पार्सन श्रेणी हो गया, ब्रैकेट श्रेणी, ये सारी श्रेणी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसकी जो मतलब यहाँ पर कौन सी लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी पड़ती है कहां पर? अवरक्त क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, या परावैगनी क्षेत्र में, या एक्स किरण क्षेत्र में। तो ये दोस्तों आपकी परावैगनी क्षेत्र में पड़ती है, यानी कि जो लाइमन श्रेणी होती है वह आपकी पड़ती है कहां पर? परावैगनी क्षेत्र में। यानी इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 7वां कह रहा है कि 1 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है कितनी होती है? 190 MeV मेगावाट, है ना। इसके बाद 139, इसके बाद आपके यहाँ पर 913, और इसके बाद 931। तो यहाँ पर 1 AMU की जो तुल्य ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो ये आपकी 931 MeV होती है। यानी इसमें जो आपका चौथा विकल्प होगा यह राइट होगा। तो इस प्रकार से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते, तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को।
तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है वह क्या होता है। तो इसकी हम यहां पर जो है परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी इसमें बीच बीच में देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप जानते हैं कि जो फिजिक्स है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर ना आए तो आप समझ लीजिए फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपने जो बताया था वह आया ही नहीं। तो यहां पर देखिए न्यूमेरिकल पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है, ठीक है, कुंडली और चुंबक दोनों के बीच, तो इससे क्या होता है जिससे कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जो कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है जिससे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये इसकी परिभाषा, आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। इसके बाद आपका एक दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। तो कह रहा है कि कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, जो कुंडली है उसमें संचित ऊर्जा या एकत्र जो ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए इसमें दिया क्या गया। तो देखिए अब आपको दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो जल्द ही आने वाला जिस पर मैं आपको टोटल यही बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है 10 ओम, तो आप इसको ओम मात्रा किसका होता है, प्रतिरोध का, तो हम समझ गए ना कि ये क्या है, प्रतिरोध दिया गया। तो यहां पर आपका आर का मान कितना है, 10 है, 10 ओम है ना। इसके बाद क्या है हेनरी, हेनरी किसका होता है, प्रेरकत्व का, यानी कि यल आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 10 हेनरी, ठीक है, 10 हेनरी। इसका देखिए यहां पर एक कुंडली में 50 वोल्ट, यानी कि जो बैटरी है यहां पर 50 वोल्ट की है, तो यानी आपका ई का मान कितना है, तो ये आपका 50 वोल्ट है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी दी गई है 50 वोल्ट। इसके बाद देखिए यहां पर आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह शून्य है, ठीक है। यहां पर आपका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, क्योंकि हमें निकालना क्या होगा, इसमें पहले धारा का मान निकालना पड़ेगा। अब धारा का मान निकालने के लिए आपको आंतरिक प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो अर्थात यहां पर आपका स्मॉल आर जो है वह 0 है, ठीक है। स्मॉल आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल आर आपका ये प्रतिरोध है। अब देखिए इसमें आपको धारा निकालना है, तभी आप लोग कुंडली में संचित ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो धारा निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको यहां पर बताना है कि जो आपकी कुंडली है, क्योंकि कुंडली में आपका ये सारी चीजें जुड़ी है ना, तो आप लिखेंगे कुंडली में जो धारा होगी तो वह आपकी क्या होगी, आई होगी। तो आई बराबर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो ई अपान क्या होता है, ये फार्मूला आर प्लस स्मॉल आर, ये फार्मूला होता है धारा निकालने के लिए, ठीक है। जब इस प्रकार से यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध और जो है यहाँ पर प्रतिरोध और आपका जो है बैटरी हो तब ये फार्मूला लगता है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर देखिए ई का मान कितना है, 50 है। उसके बाद आपका आर, कैपिटल आर का यहाँ पर 10 है, स्मॉल आर आपका 0, तो यानी कि आपका ये कुल मिलाकर जो है 5 आएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और बचा आपका ये कितना 5, तो 5 एम्पियर की आपकी यहाँ पर धारा आ गई, ठीक है। 5 एम्पियर की जो है धारा निकल के आई। अब देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर क्या है, कुंडली में संचित ऊर्जा निकालना। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, कुंडली में संचित ऊर्जा है ना, हमें कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो संचित ऊर्जा का यहां पर आप लोग जो है इसको यूट से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर आपका कितना होता है, 1/2 यल आई स्क्वायर। आई यहां पर यल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कुंडली की बात करेंगे इसलिए हम यहां पर यल ले रहे हैं। तो ये आपका u बराबर अब बना कितना, 1/2, यल का मान कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे गुणे में, और यहां पर आई का आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आपका 25 डायरेक्टली लिख देते हैं। 2 से आपका यहां पर 5 आएगा, 10 कैंसिल करेंगे, तो u बराबर 25 गुणे 5 यानी 125 आपका, और u क्या है, संचित ऊर्जा है, तो इसका मात्रक आपका जूल हो जाएगा। तो 125 जूल आपका ये आंसर इसका निकल के आएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइकिल की चाल बढ़ाने पर उसमें लगे बल्ब का जो है प्रकाश क्यों बढ़ जाता है। कि आपने देखा होगा जैसे एक प्रकार से इससे जो एक टेक्निक की जाती है, जिससे मतलब एक प्रकार से जो साइकिल का चक्र होता है उसको घुमा घुमाकर एक प्रकार से बल्ब को जो है जलाया जाता है। तो इससे होता है कि जो साइकिल के पहिया होता है उसको चाल अगर बढ़ा दें तो इससे क्या होता है, बल्ब क्यों तेजी से जलने लगता है। तो इसका आपको देखिए आंसर कैसे बताना है। तो लिखेंगे कि साइकिल का जो बल्ब होता है डायनेमो से जलता है, ठीक है,
डायनामो जिस प्रकार से आपने जनरेटर देखा होगा, तो विद्युत मोटर जिस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है यहाँ पर आपका डायनामो। तो इसमें क्या होता है जनरेटर की टाइप से, तो कह रहा है कि जो उसका जो डायनामो है, जैसे जैसे साइकिल की चाल बढ़ती है तो डायनामो में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ने लगती है, और जब ये दर बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है अपने आप बढ़ जाता है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो यार अपने आप जो है विद्युत धारा का मान बढ़ता है, और उसी से जो है आपका जो बल्ब होगा वह प्रकाशमान हो जाता है, यानी कि उसका प्रकाश बढ़ने लगता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके यहां से दोस्तों कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए चौथा क्वेश्चन यह भी यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करा रहा हूं, क्योंकि आप जब फिजिक्स का पेपर देने जाएंगे आप वहां पर देखेंगे कि न्यूमेरिकल आपका एकदम समझ लीजिए शुरुआत से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 220 वोल्ट है, तो विभव का शिखर मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग हल, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आपका दिया क्या गया है, सबसे पहले आपका यहां पर क्या दिया गया है, VRMS, यानी कि जो विभवांतर है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि VRMS दिया गया है। तो VRMS इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका विभवांतर कितना दिया गया, 220 वोल्ट है, तो ये आपका 220 वोल्ट ये दिया गया है मान। अब इसके बाद आपका यहां पर क्या दिया गया है, तो कुछ भी नहीं दिया गया, हमें सीधे यहां पर विभव का शिखर मान ज्ञात करना। तो देखिए इसका क्या होता है, जिस प्रकार से आप धारा का शिखर मान ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से इसका भी होता है विभव का फॉर्मूला। तो VRMS बराबर क्या होता है, ये आपका होता है V0 जो कि आपका वोल्टेज का शिखर मान होता है, और बटे आपका क्या होता है √2। तो अब हमें यही ये वाला वैल्यू निकालना है V0, ठीक है, V0 यानी कि विभव का शिखर मान ज्ञात करना। तो जब आपको इसे निकालना है तो आपको √2 का इससे गुणा करा देना होगा। तो जब आप लोग इसको जो है गुणा कराएंगे तो आपका V0 इक्वल हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा VRMS, है ना, इस प्रकार से। तो V0 इक्वल आपका यहाँ पर √2 यानी कि √2 का गुणा इससे हो जाएगा, VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको V0 कर दे, यहाँ पर √2 की वैल्यू रख देना। √2 के मान कितना होता है, तो वह 1.141 होता है। अब इसमें 220 का गुणा करा देंगे, जब ये गुणा होगा आपका तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका V0 इक्वल आपका गुणा निकल के आएगा यहाँ पर 311.08, और ये क्या है वोल्ट है, क्योंकि विभव है तो इसका मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, 5वां क्वेश्चन भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए, है ना। तो यहां पर आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, कोई 2 गुण बताने हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका एक क्वेश्चन जो है 1-2 नंबर के लिए बनता है। तो देखिए आपका पहला गुण है आपका कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं यह निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। इसके अलावा नंबर 2 ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये इनके गुण हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपका काफी शॉर्ट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 6वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एम्पियर मैक्सवेल का नियम बताइए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताना है, तो एम्पियर मैक्सवेल का आपको नियम बताना है। तो देखिए यहां पर इसका क्या होता है, काफी ज्यादा यह भी नियम, देखिए नियमों से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे गुलाम का नियम हो गया, किरचॉफ के नियम हो गए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा, जल्द ही आपको वीडियो मिलने वाली है इन वीडियो के बाद, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नियमों पर मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूं। तो देखिए एम्पियर मैक्सवेल का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध, यानी परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, तो परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का मतलब यहां पर चालन धारा हो गई और विस्थापन धारा हो गई का μ0 गुना होता है। यानी इसका आपका देखिए किस प्रकार से बनेगा, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर, ठीक है। तो बंद परिपथ के लिए हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, रेखीय समाकलन, इसका इस प्रकार से होता है बंद परिपथ, यानी कि समाकलन में हम लोग ये जो एक प्रकार से क्या है, ये साइन जो है बंद परिपथ के लिए। अब कह रहा है कि बी का, ठीक है, तो बी का आपको यहां पर लेना, इसका क्या है रेखीय समाकलन, तो यहां पर आपका बी का और एक जो क्षेत्र होगा आपका अल्प क्षेत्र आपका हो जाएगा DL, है ना। अब इसका क्या होता है, तो यानी कि कुल धारा का जो आपका चालन धारा है, तो चालन धारा आपको IC से इस प्रकार से डिनोट कर देना, और यहां पर ID से जो है विस्थापन धारा यानी AD करंट, है ना, इसको आप इस प्रकार से ले लिए। कह रहा है कि इसका μ0 गुना होता है, यानी कि इसका आपका गुना हो जाएगा यहां पर μ0 से, ये इसका फार्मूला बनता है इस प्रकार से, है ना। तो ये एम्पियर मैक्सवेल का आपका नियम है, बस यही फार्मूला आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है कर सकते हैं, बाकी छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर आपका एक 7वां क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन करा कि फ्लिंट कांच के लिए, है ना, फ्लिंट कांच के लिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझिए, काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो फ्लिंट कांच के लिए बैगनी, पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः, ये आपका अपवर्तनांक दिया गया 1.632 इंटू कामा करके, यानी कि क्रमशः का मतलब यहां पर क्या है, बैगनी का ये हो गया, पीले रंग का ये हो गया और लाल रंग का आपका ये हो गया, क्रम ये है। इसके बाद कह रहा है फ्लिंट कांच के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया क्या गया है, तो यहां पर इनके जो अपवर्तनांक दिए गए हैं, यानी कि अपवर्तनांक को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहां पर n को जो है इस बैगनी के लिए वायलेट करेंगे, यानी कि NB, ठीक है। तो NB का मतलब जो है बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, तो ये आपका कितना है, तो 1.632 है। इसके अलावा यहां पर पीला यानी कि NY कर देंगे, येलो, ठीक है। तो ये कितना है 1.620। इसके अलावा यहां पर लाल रंग, तो इसको हम लोग रेड बोलते हैं लाल को, है ना, तो यानी कि आपका NR हो जाएगा। तो ये कितना 1.613, ये इसके जो है अपवर्तनांक दिए गए हैं। हमें क्या निकालना, तो फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को इस प्रकार से ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये आपका होता है NV माइनस NR अपान, है ना, NY माइनस 1। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। तो इसमें देखिए आप लोग सूत्रों पर यार एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप सारे सूत्र को देख लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए NB का मान कितना है, तो ये आपका है 1.632 माइनस NR का मान कितना है, तो हाँ ये आपका 1.613 और बटे में आपका कितना है, तो यहाँ पर बटे में आपका यहाँ पर कितना वैल्यू है, हाँ NY का मान कितना है 1.620 और माइनस आपका 1, ये वैल्यू हो गई। ऊपर से आप लोग जब घटाएंगे इसको तो अब बचेगा कितना, तो ये बचेगा 0.1 जो है 9 और अपॉन में आपका इसका जब घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 0.62, ये वैल्यू बची। अब इसको आप भाग करा दीजिए 0.03064 ऐसा करके वैल्यू ये आ जाएगी और ये आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा। इसका आपका कोई मात्रक तो है नहीं, तो यहाँ पर आप मात्रक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आपका 7वां क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको सॉल्व कर देना है। बाकी इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हर बार बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मतलब प्रकाश का व्यतिकरण है क्या, तो कह रहा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली, यानी कि कोई माध्यम है, ठीक है, कोई माध्यम है, चाहे आपका सघन माध्यम या विरल माध्यम या कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई माध्यम है, तो कह रहा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम की, यानी कि जो आपकी प्रकाश किरणें होंगी, तरंगे होंगी, उनकी जो आवृत्ति होगी वह लगभग समान होगी और उनमें आयाम होगा वह भी समान होगा। तो दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्या है यहां पर जो है चलती हैं, तो उनके जो अध्यारोपण से बनी परिणामी तीव्रता होती है तरंग की, वह क्या होती है, कुछ बिंदुओं पर अधिक दिखाई देती है और कुछ बिंदुओं पर कम दिखाई देती है। यही प्रक्रिया कहलाती है व्यतिकरण। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका आता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है आपका विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए जो आपका यहां पर क्या होता है, जो अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता बनती है, जहां पर अधिकतम दिखाई देगी, ठीक है, जहां पर जिन बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता दिखाई देगी वहां पर होता है संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर जो है तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी या कम दिखाई देगी, वहां पर होता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो ये आपका व्यतिकरण से संबंधित है, संपोषी और विनाशी के बारे में भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी यही सारी चीजें होती हैं, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। जल्द ही वीडियो आपको एक मिलने वाला है जो कि आपका दोस्तों न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, है ना, तो मैं आपको न्यूमेरिकल के ऊपर लाऊंगा। बाकी ऐसे कई सारे वीडियो आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, एकदम आपको एक दिन में मैं आपको काफी ज्यादा तैयारी करा दूंगा। तो यार चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, और बाकी यार अपने ऊपर भी आप लोग कुछ जिम्मेदारी रखिए। बाद में आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि आपका बताया हुआ बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, तो देखिए आप ये समझते हैं कि जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई देखिए पेपर बनाने नहीं जाता। अब देखिए हो जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रख दिए जाते हैं, तो यार ये सबकी गलती नहीं होती है ना, तो ये आपको थोड़ा सा देखना। बाकी देखिए बुक से आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी बुक से आउट ऑफ सिलेबस सब बता दिया जाता है ना, तो आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए, बाकी सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।